Hello friends, good evening. Today we will gonna discuss BPSC 67 BPSC मेंस GS पेपर 1 इन शॉर्ट। क्या पैटर्न था, क्या एनालिसिस था और उसी का एक एनालाइजर के रूप में, ताकि जो नेक्स्ट 68 बीपीएससी मेंस होगा उसके लिए आपको गाइडलाइंस मिल सके। और जो लोगों ने इस एग्ज़ाम्स को अपीयर हुए हैं उनको लिए भी कुछ आइडिया मिल जाए कि हमारा कंपटीशन कितना डिफ़िकल्ट है, कितना इजी है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस पेपर के बेसिस पे। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 1, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो इसमें क्या क्या कारण थे आईएनसी के फॉर्मेशंस के, और ब्रिटिश की जो अर्ली पॉलिसी थी राष्ट्रवादियों के खिलाफ, नेशनलिस्ट के खिलाफ, उसके बारे में डिस्कस करना। तो बेसिकली जो मॉडरेट का पीरियड था और उसके पहले कौन से वो कारक थे जिसकी वजह से आईएनसी का गठन हुआ, और उसमें एओ ह्यूम की भूमिका, डब्ल्यूसी बनर्जी, और स्टार्टिंग में कांग्रेस की जो डिमांड थी, ये सब को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। और फिर ब्रिटिश पॉलिसीज़ कैसे उन लोगों नेशनलिस्ट की बात मानी कि नहीं मानी, और धीरे धीरे कैसे डिमांड बढ़ते गए हैं। तो इन सब पे प्रकाश डाल के इस क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करना है। तो इसमें ब्रीफली एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है क्या, और कब इसका स्टार्टिंग हुआ था, इसके स्टार्टिंग के नीड क्या थे, और कौन कौन से मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन। तो बेसिकली 1857 से लेके ड्यूरिंग द 1947 तक जो एक्सपेंशन था वेस्टर्न एजुकेशन का, वो भी बिहार पे फोकस करके। तो इसमें चीज़ें वही सारी रहेंगी। अगेन हम उस डिस्पैच से स्टार्ट करेंगे और फिर वर्धा 1938 गांधी जी के स्कीम से तक को इसमें डिस्कस करना है, और उसमें बिहार को केंद्रित करके करना है। किस तरह से बहुत सारे वेस्टर्न एजुकेशन के सेंटर्स खोले गए बिहार में ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, स्पेशली ये जो गिवन पीरियड है उस पर एम्फोसाइज करते हुए, और कैसे कैसे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और स्टार्टिंग में जो एजुकेशन स्प्रेड करने का था, क्योंकि उनको क्लरिकल एम्प्लॉय चाहिए थे जो इंग्लिश जानते हों। वो हो तो ब्राउन इन ब्लड, लेकिन जो वाइट इन थिंकिंग, ऐसा उनका ये था वेस्टर्न एजुकेशन का। तो वो स्टार्टिंग में ये चीज़ देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। अब फिर जो इवोल्यूशन हुआ है, जो क्रमिक डेवलपमेंट हुआ है वेस्टर्न एजुकेशन का, एक्सपेंशन हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का बिहार में, उसको करेक्ट क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Now moving on to next question, that is question number 3. Critically analyze the factors responsible for emergence of गांधी जी as an eminent nationalist leader. अब इसमें देखिए, पहला है कि क्रिटिकली एनालाइज, तो कौन कौन से मुख्य कारक थे उसके बारे में चर्चा करनी है, और इनके नकारात्मक कारणों पे ज़्यादा प्रभाव करना है, क्योंकि उस टाइम कोई लीडरशिप नहीं था अगर देखा जाए। और आईएनसी और मुस्लिम लीग अलग थलग पड़े थे। जो मॉडरेट थे वो भी शांत बैठे थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो या तो जेल में थे या फिर उन्हें रिप्रेसिव तरीके से शांत कर दिया गया था अंग्रेजी पॉलिसीज़ के तहत। तो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी एक महानायक के रूप में उभरे थे। तो इन सब बिंदुओं पे प्रकाश डालना है। नाउ अगेन एक निबंध टाइप का क्विट इंडिया मूवमेंट पे लिखना है, और उसको वाजिटे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इस पे लिखना है। और इसमें भी अगेन स्टार्ट करेंगे कि कैसे सेशन हुआ था गोलवालिया टैंक मुंबई में, और वहाँ कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। फिर इस पे डिस्कशन करना है कि वाज इट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो कुछ प्लानिंग भी किया गया था। अब यस नो में आंसर नहीं देना होता है। बहुत लोग जो पहले मेंस नहीं दिए हुए हैं वो यस नो में नहीं, नो इट वाज नॉट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यस इट वाज ए स्पॉन्टेनियस। बेसिकली वी हैव टू ऑप्ट फॉर द मिडिल पाथ। बुद्ध की धरती है तो बुद्ध का जो मिडिल पाथ था वो यहाँ भी लागू हो जाएगा, मिडिल पाथ। तो यहाँ दोनों कारण देने होंगे हमें कि यह स्पॉन्टेनियस भी था और स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं था। और बाद में अगेन एट द एंड ऑफ द
एक कंक्लूजन शॉट देना पड़ेगा कि ये मूवमेंट बेसिकली स्पॉन्टेनियस भी था, क्योंकि प्लानिंग तो किया गया था, बट सारे जो मेन लीडर्स थे दे गॉट अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश। सो अब कोई लीडर था नहीं, और लोगों के मन में जो आया, जिस तरीके से आया, उन्होंने प्रतिरोध किया। इवन बिहार में भी 7 शहीदों का 7 यंग मैटेरियल्स ऑफ बिहार वो भी है। सचिवालय पे झंडा गाड़ने के क्रम में उनको अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था। तो ये भी है, मिडिल पाथ अपनाना है। स्पॉन्टेनियस भी था और पहले से ही प्लानिंग था, लेकिन प्लानिंग वाले सारे लीडर्स गॉट अरेस्टेड। सो इट बिकेम लीडरलेस एज वेल एज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो इस तरीके का मिडिल पाथ अपनाना है, यस और नो में आंसर नहीं देना होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मौर्यन आर्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार पूछा जाता है। 64 में पूछा, 62 में पूछा, 47 में पूछा, 53 to 55 में पूछा था। इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन हैं, उसके इर्द गिर्द ही आर्ट एंड कल्चर का कहानी घूमते रहता है। पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पटना कलम और मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ वैरायटी पूछेगा तो इसको रिलेट करना पड़ जाएगा आपको बुद्धिज्म से, या फिर कभी कभी रिलीजियस फीचर्स भी पूछ देता है। तो अगर आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो किए हुए हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कराया गया है। नाउ 6 क्वेश्चन है, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ये है संथाल अपराइजिंग पे और चंपारण सत्याग्रह, और तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम मूवमेंट। इन तीनों में से किसी में 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो अगेन संथाल अपराइजिंग 1855-56 और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया 1917, और कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन द फ्रीडम मूवमेंट। तीनों आसानी से लिखा जा सकता है। इसको ऐसे टाइप भी लिख सकते हैं, इसको नोट्स टाइप भी लिख सकते हैं, इसको जैसे मर्जी, लेकिन कंटेंट इसमें चाहिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से देना पड़ेगा कि एम ऑब्जेक्टिव क्या था, कितना सक्सेसफुल हुआ ये दोनों अपराइजिंग में या फिर दोनों सत्याग्रह में। तो इस तरह की कहानी बनानी पड़ेगी। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में। आउट ऑफ दैट वी हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू सेक्शन 2। अब ये बेसिकली करंट अफेयर्स और आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अभी तो करंट अफेयर्स को आईआर में कन्वर्ट किया गया है कि आप सिर्फ आईआर ही पढ़ते हैं तो इस सेक्शन को डील कर सकते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिनिमम आंसर करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही चर्चा में रहा था पिछले साल भी, और 2021 से लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ कि क्वाड डिस्कस द ओरिजिन क्या था, मेंबरशिप कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, डेवलपमेंट अभी तक क्या इसका विकास हुआ है, और ऑब्जेक्टिव क्या है क्वाड का, व्हाट इज़ इट्स में सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए इसका क्या महत्व है, इन सब पे चर्चा करना है। तो कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया है, और इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 4 मेंबरशिप है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द अपनी कहानी घुमानी है, और लास्ट वाला पोर्शन पे एम्फेसिस करना है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका इंडिया के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निपथ स्कीम इज ए पार्ट टुवर्ड्स डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। कमेंट लास्ट ईयर आई थिंक लगभग जनवरी अराउंड ही वो अग्निपथ के खिलाफ जो बिहार में काफ़ी रौद्र प्रदर्शन हुआ था और काफ़ी आगजनी की गई थी। तो हुआ था, ये हर मटेरियल में अवेलेबल है, इवन विजन आईएएस के मटेरियल में अवेलेबल था कि ये क्या बेनिफिट है, क्यों इसको ज़रूरत है। तो इसमें भी दोनों ही आर्गूमेंट देने हैं कि कैसे ये पार्ट टू डेवलपमेंट है और इसका नेगेटिव फीचर्स क्या है। जैसे परमानेंट कमीशन से होता था तो वो कम हो जाएगा। हालांकि इसका टारगेट ये है कि जो आर्मी का जो एवरेज एज है उसको रिड्यूस करना और यंग और फ्रेश चेहरे लाना, एक युवाओं को एक आर्मी में भर्ती करने का जोश और उत्साह बढ़ाना, इस तरह की बातें, दोनों तरह की बातें लिखनी। अगेन यहाँ भी कमेंट लिखा गया है तो प्रो और कॉन्स देने पड़ेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि ये पार्ट टू डेवलपमेंट है या डिस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली दोनों ही सेक्शंस को हमें डील करना पड़ेगा। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन देना पड़ेगा मिडिल पाथ अपना के। अगेन यहाँ भी कि नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं
लेकिन ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हाँ कि और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि हाँ इन कमियों को दूर करना भी इम्पोर्टेंट है। अगेन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन context in Indian context and give your argument for and against it। ये भी एक तरह का डिस्कशन ही है। वन नेशन वन इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत ही पुराना राग है। बेसिकली उनका ये मानना है कि कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से बचा जा सकता है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बाधक होते रहता है। कैसे इलेक्शन को ध्यान में देखते हुए कुछ जन लुभावन वादे किए जाते हैं जिनको कभी पूरा नहीं किया जाता। तो अगर इलेक्शन कुछ खास पीरियड में हो तो इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। अगेन इसमें भी प्रो और कॉन्स, अगेन फॉर और अगेंस्ट में आर्गुमेंट देना है, आर्गुमेंट ही देना है और साथ में कंक्लूजन इसमें भी इम्पोर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ वॉर बिटवीन। ये भी क्या कहते हैं, कोई भी गेस कर सकता था बिकॉज ये फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ इंडिया यूक्रेन वार, रसिया यूक्रेन वार। ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्टफुल रही है। तो इंडिया भी इससे अछूता नहीं रही है। तो इसमें पूरा दुनिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ है और भारत पे स्पेशल रेफरेंस बनाने कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है रसिया यूक्रेन वार का। तो इसमें खासे प्रभावित जो हैं अमेरिका का रोल और यूरोपियन यूनियन और यूरोप के कंट्रीज, इस पे मेंशन करना है। और लास्ट में फाइनली इंडिया पे स्पेशल एम्फेसिस देना है कि क्या इसका इम्पैक्ट है इंडिया पे। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन 2, इट इज जनरली alleged that ruling party misuses the constitutional institution for its vested interest। डू यू एग्री विद दिस व्यू। अब देखिए डू यू एग्री पूछा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एग्री करें या ना करें, लेकिन यस नो में इसका आंसर नहीं देना है। हाँ हमें अगेन यहाँ मिडिल बात करना है कि कुछ मौक़ों पे ऐसा करती है लेकिन कुछ मौक़ों पे ये सही भी होते हैं। तो जो भी हम पॉइंट इसमें चूज करेंगे उसके साथ हमें जाना पड़ेगा, उसके फेवर में आर्गुमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजी, योर पर्सनल सपोर्ट। यहाँ पे आंसर में एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ें लिखी जानी चाहिए, ना ही किसी का बहुत ज़्यादा आलोचना करना है और ना ही किसी का बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना है। तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन से बचा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी आप क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये अगर इग्नोर करना होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पुट आ जाएगा और पॉलिटिकल पुट आते ही वो आपका हो सकता है कि आपके अगेंस्ट द मोशन वाला कॉपी वैल्यूटर पड़ेगा तो वो फिर आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए ऐसे पॉलिटिकल ट्रिक वाले क्वेश्चन से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। ना सेक्शन 3, इसमें 2 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं आउट ऑफ गिवन 4 क्वेश्चन 12 to 15 और इसमें ईच क्वेश्चन 36 मार्क्स के होते हैं। काफ़ी स्कोरिंग है और ये डिसाइड करता है कि आपका GS1 में स्कोर कितना अच्छा जाएगा, अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये एक क्या कहते हैं क्रीम है, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर। इसमें बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो 72 आउट ऑफ 72 भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ख़राब करेंगे तो बैड डे आपका जीरो मार्क्स भी आ सकता है क्योंकि BPSC कभी फुल मार्क्स देता है और कभी गलत करने पे एकदम से बड़ा वाला जीरो अंडा वाला मार्क्स दे देता है। तो ये है। अगेन ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आप, बट हाँ आपको एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करके जाने की ज़रूरत है। ये भी क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। 12 नंबर 13 नंबर ही नॉर्मल क्वेश्चन ही है, पाई चार्ट से है। तो इसमें परसेंटेज ओबियसली टोटल डिग्री 360 होता है, उसको डिवाइड कर देंगे, फिर पता करेंगे क्या क्या शेयर है किसका परसेंटेज में, उसको कन्वर्ट करके। ये भी मुश्किल नहीं है बट हाँ प्रैक्टिस चाहिए इन सब क्वेश्चंस को विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व करने की कोशिश। यही रहना चाहिए कि सेक्शन 3 का जो 2 क्वेश्चन है उसके लिए 20 मिनट एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, मतलब 40 मिनट में आपके दोनों क्वेश्चन 45 मिनट इज इनफ टू सॉल्व दिस 72 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन 3। तो ये करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मामला फंस जाएगा, उधर वाले क्वेश्चन कोई छूट जाएगा।
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सेक्शन 3 को 40-45 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, और बाकी के बचे 2 घंटे 15 मिनट, मतलब लगभग 1 घंटा 35 मिनट में आप चाहें तो एक को 70 मिनट दे सकते हैं और दूसरे को 65 मिनट दे सकते हैं। ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो ये भी ग्राफ से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान है, इसको भी बनाया जा सकता है। बट आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और कैलकुलेटर की कैलकुलेशन करें और सारे स्टेप्स को दिखाएं। इवन आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं बट सारे स्टेप्स को फिर भी दिखाएं, और तब जाके आप 6 मतलब फुल मार्क्स पे अपना दावा कर सकते हैं, मतलब 36 आफ्टर 36 पे दावा कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज पेपर काफ़ी ठीक है, सरल है, लेकिन कंपटीशन में कुछ भी सरल नहीं होता है। अगर आपके लिए सरल है तो बाकी लोगों के लिए 11,600 के आसपास जिन लोगों ने मेंस लिखा है तो उनके लिए भी सरल ही कंपटीशन है। तो इसमें देखना है कि कौन मिनिमम गलती करता है और कैसे अपने स्कोर को इसमें बढ़ाता है। इसमें 160 to 180 जो है अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पेपर में। सो फ्रेंड्स, ये था पेपर 1। जल्दी ही पेपर 2 का भी एनालिसिस किया जाएगा कि क्या रहेगा इसका आंसर, मतलब मॉडल, और किस तरह से इसको अप्रोच करें। एक एनालिसिस दिया जाएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो वो भी वीडियो जल्दी लेकर आपके सब उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑप्शनल पेपर। थैंक यू।